है कि हिम्मत बिन कीमत नहीं, मेहनत तो वो बहुत करता है। तो हमने लोगों के दिल जीते। बहुत स्वागत है। राजनीतिक शख्सियतों से मुलाकात करने के क्रम में आज हम बात करें नगर विधानसभा से माननीय नैन सिंह फौजदार जी से, जिनका परिचय हम राष्ट्रीय कवि हरवंश राय बच्चन साहब की कुछ पंक्तियों से करते हैं। पत्थर की बंदिशों से भी क्या बहती नदियाँ रुकती हैं, पत्थरों की बंदिशों से भी क्या बहती नदियाँ रुकती हैं, हालातों की मुश्किलों से भी क्या अपनी राहें रुकती हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फौजदार जी। स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके शुरुआती जीवन सफ़र के बारे में बताएं। मेरा जीवन की जो शुरुआत है बड़ी संघर्षमयी है। मैंने एक सामान्य से किसान परिवार में जन्म लिया। अनपढ़ मेरे माता पिता और छोटे से किसान झोंपड़ी में मैंने जन्म लिया। जब मेरा जन्म हुआ था छप्पर टप टप चुचाता था। स्कूल पढ़ने जाते थे, अब तो टिफिन आ गए हैं। उस समय रुमाल में रोटी लपेट के ले जाते थे। खेत से बरोटा जार का डालते थे और भाग के पैदल पैदल पढ़ने जाते थे। संघर्ष करते करते घर का काम भी करते थे पिता के साथ और अपनी शिक्षा भी हमने हासिल की। आप शुरुआती राजनीति में छात्र राजनीति से भी जुड़ रहे हैं, तो उसके बारे में संक्षिप्त आप बताएं। देखिए, मैंने तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं कि हम भी राजनीति कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हमको शौक़ ज़रूर था। जब छात्र संघ के चुनाव होते थे तो हम इस तरह मेहनत करते थे प्रत्याशी के साथ जैसे हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं। हमने खुद ने ये वो इसलिए नहीं सोचा कि भाई आज की राजनीति अर्थी हो गए, हमारे पास पैसा नहीं, इतने धन साधन नहीं, इतने बड़े बाप के हम बेटा नहीं और राजनीति में हमारा कोई गॉड फादर नहीं। हमने इसलिए कभी सोचा ही नहीं कि हम राजनीति कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको नाम तो नहीं लूँगा, एक भाई छात्र संघ अध्यक्ष बना तो मैं उसकी कुर्सी पे बैठ गया। उन्होंने ये कहा कि यार फौजदार, इस कुर्सी पे बैठने के लिए तुझे शर्म नहीं आई? भाई हम तेरे से सीनियर है, बैठ गए तो क्या हुआ? इस कुर्सी पे बैठने के लिए बहुत दम चाहिए। तो हमने उसको एक बात कही थी, हम इसमें उस दिन अंदर प्रवेश करेंगे जिस दिन हम इसके काबिल हो जाएंगे। मैंने 265 रुपये में जया छात्रहित संघर्ष समिति एक संगठन रजिस्टर्ड कराया और उस बैनर के तले मैंने संघर्ष शुरू किया। सबसे पहला मुद्दा था, लाइब्रेरी में पुस्तकें नहीं थी, जया महारानी के नाम पर कॉलेज था, उसकी प्रतिमा नहीं थी। उस प्रतिमा के लिए मैंने संघर्ष किया। 8 सितंबर 1997 को 1 लाख रुपए की पुस्तक जन सहयोग से कॉलेज को डोनेट की। फिर जब मूर्ति के लिए संघर्ष किया तो हमारे ऊपर धारा 3 का मुकदमा भी, उस समय के हमारे चौकीदार थे नगर पालिका के भाई बंगाली वाल्मीकि, उन्होंने हम पे धारा 3 का मुकदमा भी लगाया और 19 दिसंबर 1997 को हम जेल भी गए। उसके बाद जब हमने पहली बार अपने 97 में पर्चा लगाए थे कॉलेज की राजनीति में, तो मैंने खुद ने रिक्शा चला के मेरे पैम्पलेट दीपावली की शुभकामनाओं के लगाए। और 1998 को 19 दिसंबर 1998 में मेरा कॉलेज का चुनाव फतेह हुआ। मेरा पर्चा भी रद्द हुआ और हाई कोर्ट से स्टे लाया, मतलब काफ़ी मुश्किलों के बाद। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। छात्रों के साथ मैं इसी तरह से बना रहा, जिस तरह से जीतने वाला नहीं दिखता था, मैं उनके साथ खड़ा रहता था। और 19 दिसंबर 1998 को बिना किसी खर्चा के, ना कहीं कोई पर्चा था, ना कहीं कोई पोस्टर था, और रिकॉर्ड मतों से मैंने चुनाव जीता। आप अभी युवाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं। हमने जब आपके क्षेत्र में जानने का प्रयास किया तो लोग, युवा विशेषकर, आपको बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसा क्या आपने जादू चलाया कि युवा आपको इतना पसंद करते हैं? देखिए, ऐसा है, युवा हमारे, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई बेटा है, ये सब परिवार है। और परिवार के बच्चों से तुम प्यार नहीं करोगे तो बच्चे तुमसे प्यार नहीं करेंगे। तो गिव एंड टेक है, आप जैसा दोगे वैसा बोओगे, जैसा काटोगे। बच्चे हमको सम्मान देते तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनसे प्यार करें। आज छोटा सा बच्चा भी हमको फ़ोन कर देता है, ताऊ बिजली ना आ रही, तो हम उसके फ़ोन का रिस्पॉन्स देते हैं। लाइट के लिए फ़ोन करेंगे, जाइए इनको फ़ोन, लाइट आने के बाद फिर पूछेंगे, बेटा लाइट आ गई? ताऊ आ गई। तो बच्चे हमको अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम उनको अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं। आप अपने परिचय में और लिखते हैं और आप अपना परिचय देते हैं कि आप नेता नहीं होकर एक जनसेवक हैं। देखो, देखिए मैं बताऊँ इसका आपको। आप अर्थ बताइए। देखिए, मेरे बात सुनो।
नेता और जनसेवक दोनों में बड़ा फर्क है। नेता एक व्यवसाय बन गया है, राजनीति को लोगों ने एक व्यवसाय बना लिया, पहले इन्वेस्ट करो और फिर कमाओ। मैंने शुरू से ही छात्र राजनीति से ही आज तक अपने आप को नेता ना मानते हुए एक जनसेवक मानता हूँ। और 24 घंटे 108 एम्बुलेंस लेट हो सकती है, लेकिन जहाँ मुझे किसी ने याद किया मैं समय से पहले पहुँचने का प्रयास करता हूँ। और राजनीति करता हूँ, दिल से करता हूँ और सेवा के रूप में करता हूँ। मैंने कभी दिमाग से राजनीति नहीं की। आज के ज़माने में आदमी का जहाँ काम जहाँ तक निकला उस आदमी की पीठ पे लात मारो, दूसरा अगले सीढ़ी पकड़ो। लेकिन मेरा जो रिश्ता जिस आदमी से है, चाहे उससे मुझे नफ़ा है नुकसान है, मैं उससे दिल के रिश्ते निभाता हूँ। आपके निजी रूप जीवन के बारे में बात करें तो आप संगीत के भी शौकीन हैं, तो हम चाहेंगे कि आप लोगों की समस्या हो या फिर देशभक्ति से संबंधित हो, तो आप अपने संगीत के माध्यम से 2 पंक्तियों में रख सकें, तो कोई बात रखें जिससे आपकी बात आपके लोगों तक पहुंच सके। देखिए मैं बताऊँ, जिससे आपका ये जो संगीत वाला रूप है वो भी लोगों तक पहुंच सके। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। किसी शायर ने अच्छा। कहा है कि जिसने ना की गुरु सेवा वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, और जिसके ना कभी फटी विवाई वो पीर पराई क्या जाने। क्या जिसने खाया लूट लूट मेहनत की कमाई क्या जाने, जो आग लगाना सीखा हो वो आग बुझाना क्या जाने, और माँ बाप की सेवा ना की जिसने वो काशी वृंदावन क्या जाने। बहुत अच्छा आपने शायरी के माध्यम एक से। गजल भी किसी ने कहा है कि बिल्कुल। हुस्न गायब हुआ ढल जवानी गई, अब तू गर्दन हिलाए तो मैं क्या करूं। एक बेटा जना नाम था लाजपत, आग जाके तुझको शमशान में लगाए उसे लज्जा ना आए तो मैं क्या करूं। तो ये संगीत मेरी राजनीति की जननी संगीत है। मेरी राजनीति की जो जननी है वो संगीत है। जब कॉलेज में पूरे राजस्थान के टूर्नामेंट हुआ करते थे, आजकल तो सब खत्म हो गए, तो मैं MSJ कॉलेज से भाग लेने गया था। यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम थे तो लोग बड़ी बड़ी, कोई अमर अकबर एंथोनी की कव्वाली गा रहा था, कोई कुछ गा रहा था। हमारे साथ में कुछ नहीं था, एक ढोलक थी, एक हारमोनियम और एक मंजीरा था। तो हम सोच रहे थे यार हम इन लोगों के सामने क्या अपना समय क्या रखेंगे ऐसी बात। तो मैंने वहीं 4 लाइन लिख के गाना तैयार किया और रिहर्सल किया। और उस समय मैंने जो साक्षरता का अभियान शुरू हुआ था, तब मैंने वहाँ एक गाना गाया था। एक अनपढ़ महिला अपने पति से साक्षरता में जाने के लिए, सेंटर जाने के लिए वो किस तरह गुहार करती है। बिल्कुल बताइए। कि पिया मानो कहन हमारी, मंगवा दो स्लेट कारी, साक्षरता अभियान चलो है, मुँह साक्षर होनो है, ऐसो मुँह चाव लगो है, जैसे मेरो गोनो है, मैं भी पढ़ने जाऊँ वहाँ पे, ओढ़ के चूनर कारी, मंगवा दो स्लेट कारी। लड़का हो या लड़की हो सब दौलत है भगवान की, पढ़ने लिखने में भेद करे या कमी होए इंसान की। साक्षरता की चली योजना, नरते आगे बढ़ जाए नारी, मंगवा दो स्लेट कारी। ये मैंने गाना बनाया और वहाँ जब मैंने गाया था तो वंस मोर के नारे लगे और मेरे को प्रथम पुरस्कार दिया गया। और यहाँ M.K. खन्ना तत्कालीन कलेक्टर थे भरतपुर में, उन्होंने मुझे रसिया किंग की उपाधि से यह सम्मानित किया भरतपुर में। तो संगीत का हमारा शुरू से शौक़ रहा है। और उस समय जब मैं कॉलेज का चुनाव लड़ रहा था, मज़े की बात यह है हमारे जो नेता लोग थे, हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, सभी अपने अपने स्पीच दे रहे थे कि भाइयों MSJ कॉलेज का चुनाव और ये किसी सांसद से कम नहीं, इसमें ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो गाने बजाने तक सीमित रहे हैं। तब मैंने अपने स्पीच में कहा था, मेरे स्पीच में कहा था कि मंचासीन देवता रूपी अवतारगण और मंच के सामने विराजमान मेरे पीड़ित भाइयों, मैं एक सामान्य आदमी हूँ, लेकिन फिर भी 1 लाख रुपए की पुस्तक इस कॉलेज में मैंने डोनेट की 8 सितंबर 1997 को, जिनसे आप पढ़ रहे हो। ये भाई पूर्व अध्यक्ष रहे, ये बता दें कि हमने कॉलेज को एक वॉल पेन गिफ्ट किया है। कॉलेज की ज़मीन जरूर घेरी है। अब मेरे भाई कुछ कह रहे हैं कि हम गाने बजाने तक सीमित रहे हैं, जब अमिताभ बच्चन सांसद बन सकते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा मंत्री बन सकते हैं, सुनील दत्त मंत्री बन सकते हैं, नैम सिंह फौजदार कॉलेज का प्रेसिडेंट बन जाए तो कौन सी बाढ़ आ जाएगी। छात्रों ने जयकारे लगा दिए और उसके बाद
15 दिसंबर को मेरा पर्चा रद्द हुआ, 16 को हाई कोर्ट से स्टे लाया और 19 दिसंबर 1998 को रिकॉर्ड मतों से उस छात्र शक्ति ने मेरी मेहनत का मुझे पुरस्कार दिया और मुझे जिताया। आज बातों ही बातों में आपका जनता ने, आपके समर्थकों ने वो भी रूप देखा जो संगीत का आपका जो रूप है, क्योंकि राजनीति में जब आप आए तो इतना व्यस्त समय रहता है कि आप संगीत से समय के साथ आपकी दूरी बन गई। नहीं, मैं आज भी, जैसे हमारे गांव में बम पार्टी का मेला लगता है, अच्छा जी। तो मैं आज भी बम पार्टी में पूरा पार्टिसिपेट करता हूँ। गाँव में जाता हूँ तो बम बजाना भी जानता हूँ और गाना भी जानता हूँ। सारी जो अपनी संस्कृति की चीज़ हैं, एक भी चीज़ मैं अभी भूला नहीं और परमात्मा से ये अरदास भी करता हूँ कि मेरी जो संस्कृति और संस्कार हैं, चाहे भगवान मुझे कितना भी बड़ा बनाए, लेकिन मेरी जो ज़मीन है, मेरा धरातल और मेरी ज़मीर है, इसको जिंदा रखें, इसको मैं कभी ना भूलूं। ये मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। आदमी बड़ा हो जाता है, वो कहते हैं डोले कौन भमारे में रहो भाईचारे में, और घड़ा पाप को भर जाएगा जब फूटे वो चोरे पारे में। अपने कितना भी बड़ा मंत्री हो जा, मुख्यमंत्री हो जा, लौट के इसी समाज माना है। आदमी को हमेशा सदाबहार रहना चाहिए। अच्छे समय में जब तुम 4 भाइयों की राम राम लेके चलोगे, करके चलोगे, तो समय बुरा भी आता है। बुरे समय को भाई पता नहीं पड़ने देते कब आया और कब निकल गया। और जब अच्छे समय में आदमी यूँ मुँह छुमंटा दे के जाता है ना, तो बुरे समय में वही भाई यूँ कहते हैं ये वही तो है कल परसों जो राम राम ना ले। तो आदमी को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। आप थोड़ी राजनीति की बात करते हैं। बोलिए। आप बता रहे हैं कि आपका शुरुआती जीवन संघर्ष से शुरू हुआ था जी। तो आपके ऊपर वे आर्थिक जिम्मेदारी रही होंगी, तो आपका जो शुरुआती जीवन था उससे आप एक ऐसी दिशा पकड़ सकते थे, एक सामान्य नौकरी, कोई भी नौकरी करके आप अपने परिवार का गुजार कर सकते थे, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ रही जिन्होंने आपको राजनीति की तरफ प्रेरित किया? देखो, एक जो दिल की लगी को दिल जानता है, किसी और से कहो तो मजाक मानता है। जब जहाँ आदमी ठन जाए, मर्द उसी को कहते हैं, अड़ जाए वहाँ अड़ जाए और पीछे मुड़ के देखे ना, चाहे धर से शीश उतर जाए। जब हम चुनावों में आ गए, हम हार गए, तो हारने के बाद फिर हमें ये रहा कि भाई ये कुश्ती हमको जीतनी भी है। जीतने का हमारे ऊपर जुनून रहा, तो फिर हमने ना कोई बिजनेस कर पाए, ना कोई धंधा कर पाए, लेकिन परमात्मा की इतना कृपा रहा हमारे ऊपर, कोई ना कोई प्राइवेट धंधा हमें ऐसा मिलता रहा जिससे हमारी रोजी रोटी चलती रही। हम किसी के मोहताज नहीं रहे और जनता की सेवा में जितना हम अपनी गाड़ी घोड़ा का खर्चा है, 2 पैसे का खर्चा है, वो हम कमा लेते हैं। बैंक भर नहीं रही है और कर्जा किसी का है नहीं। बैंक में तो मेरे कुछ है नहीं और कर्जा किसी का है नहीं, लेकिन मेरे पास में, मैं अपने आप को ये मानता हूँ, कोई भी अपने सामने मैं किसी को पैसे वाला नहीं मानता। जहाँ खड़े हो जाएं वहाँ 20 आदमी हमारी राम राम लेने को रुक जाते हैं। तो सड़कों पे जो पैसा घूम रहा है उससे बड़ा कोई पैसा नहीं। पैसा वो नहीं होता है जो बंद कोठरियों में जमा है। कागज़ के टुकड़े तो हर किसी के पास हो सकते हैं, लेकिन असली पैसा तो वो है जिसने जनता के दिल जीते हों। तो हमने लोगों के दिल जीते हैं। आज भी आप देख रहे हो विधानसभा के चुनाव हैं। अब जब चुनाव आते हैं तो 3 महीने पहले 5-4 शब्दों का विस्तार होता है। जनसेवक, कर्मठ, संघर्षशील, जुझारू, ईमानदार, प्रत्याशी। दीवारों पे लिख देते हैं, पोस्टरों पे लिख देते हैं, क्योंकि ये सामान्य शब्द हैं। अगर इनसे इनका शब्दार्थ और भावार्थ पूछा जाए कि कर्मठ किसे कहते, संघर्ष कहते, जुझारू किसे कहते, मेरे पे 156 मुकदमे हैं। मैंने कोई डकैती डाली है क्या? जनता के लिए संघर्ष किया सड़क पर। आज बिजली नहीं आ रही, कहीं ताला लगाओगे तो मुकदमा दर्ज होगा, कहीं रोड जाम करोगे तो मुकदमा दर्ज होगा। तो ये बता रहे हैं कि संघर्ष की परिभाषा क्या है, कर्मठ क्या है, जुझारू क्या है। केवल इन पर अब दीवारों पर आप देखो, मेरे विधानसभा क्षेत्र में देख लो, यहाँ देख लो, कहीं भी देख लो, राजस्थान में चारों तरफ दीवारें बिना किसी कहे पेंटर ने पोत दी, लेकिन नेम सिंह फौजदार का नाम किसी भी दीवार पर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चा से आप पूछोगे तो नेम सिंह का नाम लेगा, ढकेल वाले से पूछे तो नेम सिंह का नाम लेगा, शोरूम वाले से पूछे तो नेम सिंह का नाम लेगा। अगर मेरा दुश्मन भी होगा ये भी जरूर कहेगा यार मेहनत तो वो बहुत करता है। वो जल के कहे चाहे कैसे भी कहे, मेहनत को तो दुश्मन भी हमारी को स्वीकार करते हैं। और मेहनत से लोहा मनाना हमारा कर्तव्य है। एक बात है कि हिम्मत बिन कीमत नहीं और कीमत बिन नहीं ताज। वही पंजे चील के वही पंजे बाज, पक्षी दोनों ही समान है, फर्क पंजों का हिम्मत का है। चील मरे पशु का मांस खाता और बाज मार के खाता है। तो हम एक किसान के बेटा और अपनी हिम्मत और संघर्ष से आगे बढ़ रहे हैं।
अब बात करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नगर विधानसभा में कौन कौन से मुद्दे जो मुख्य रहेंगे चुनाव में, उनके बारे में आप बताएं। देखो, जो विकास की योजनाएं वे तो आमतौर पर पूरे राजस्थान की तय होती हैं। विधानसभा क्षेत्र के कुछ मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन जो हमारे क्षेत्र के विशेषकर मुद्दे हैं वहाँ पर अपराध चरम पर है, गौ तस्करी चरम पर है, गौ हत्या चरम पर है, टटलूबाजी, ऑनलाइन साइबर जो ठगी है वो चरम पर है, भले लोगों का जीना दूभर है, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, एक सामान्य आदमी शाम को दिन छिपने के बाद घर से निकलने में भय करता है। सबसे बड़ा मुद्दा है अपराध, गौ तस्करी, गौ हत्या, ये जो सारे साइबर क्राइम है ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। बाकी सड़क बननी है आज नहीं तो कल बन जाएगी, पानी आना है तो आज नहीं तो कल आ जाएगा, बिजली की समझ, जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के जो बाबा साहब ने हर इंसान को दिए हैं, वो मौलिक अधिकार तो हर आदमी को मिलते हैं और नहीं मिलते हैं तो उनके लिए संघर्ष करना पड़ता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे हाथ में लिखी है सब्जी से रोटी, मैं सब्जी से खा रहा हूँ, किसी के मेवा लिखी है तो मेवा खा रहा है, लेकिन वो भयमुक्त तो खा ले, चटनी से तो चटनी भयमुक्त तो खा ले। एक हाथ में रोटी लग रही है, दूसरी तरफ डंडा रख रखा है, कोई छिना नहीं ले जाए। ये भय का जो वातावरण है, इस वातावरण को खत्म करना प्रमुख मुद्दा है मेरा। आपसे बातचीत की है और इसका समापन हम हरवंश राय बच्चन साहब की ही पंक्तियों से करते हैं। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, जिसमें मसाल सा जज्बा हो वह दीप जलाना पड़ता है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चुनावी समय में से व्यस्त समय से हमसे बात करने के लिए समय निकाला, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। आप इतनी दूर से चलकर हमसे मिलने आए, हम आपको सौभाग्यशाली मानते हैं और अपने आप को भी भाग्यशाली मानते हैं कि आपके हमें दर्शन हुए और आपने हमारे विचारों को आगे बढ़ाने का आपके चैनल के माध्यम से किया। इसके लिए मैं और मेरे क्षेत्र की जनता आपका आभार व्यक्त करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहें इसी तरह हमारे साथ और मिलते हैं अगली बार एक नई राजनीतिक शख्सियत से। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।